और इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर मिल रही है। भारी बरसात के बाद तबाही का मंजर। हिमाचल में बाढ़ बरसात में अब तक 335 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। 113 जगह जमीन खिसकने से हादसे हुए हैं। हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शिमला, सोलन, मंडी में भारी तबाही मची है। हिमाचल में करीब 800 सड़कें धंस चुकी हैं। सेना, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के शिव बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं। इसी सैलाब ने शिव बावड़ी में भारी तबाही मचाई। यह सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया था। तो ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की। सोलन, मंडी और शिमला, इन तीनों जगह के ऊपर न केवल जाने गई हैं बल्कि घर भी तबाह हुए हैं। और आपदा प्रभावित क्षेत्र हिमाचल को घोषित किया गया है। जो एजेंसीज जहां लोगों की लगाई गई है वहां पर अलग अलग जगह से, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो सेना हो, लगातार मदद यहां पर की जा रही है। शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मेहनत के बाद एक और शव निकाला गया। अभी तक मलबे से 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आगे भी अभी जारी रहेगा। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 20 लोगों के गुम होने की सूचना थी, जिसमें से 16 जो है वो डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया है। और इस दुखद घटना में सभी लोग मिलके, सारी एजेंसीज मिलकर कार्य कर रही हैं। और हम लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। आर्मी और एनडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरह का ये, जिस मैग्नीट्यूड की ये घटना है, उसको सामूहिक प्रयास से ही पूरा किया जा सकता है। और कल भी हम अगली सुबह शुरू करने वाले हैं और मुझे आशा है कि कल शाम तक जो है हम शायद अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बाद राजस्थान सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है और कहा है कि हम सभी इस विकट परिस्थितियों में हिमाचल के साथ खड़े हैं और मैं ईश्वर से सभी को सुरक्षित रखने की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल के लिए राहत राशि जारी की है। साथ ही छत्तीसगढ़ ने भी हिमाचल के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया है ताकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से चलाया जा सके। साथ ही कहा, हम सभी राजस्थानी इन विकट परिस्थितियों में हिमाचल वासियों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से प्रार्थना की। कहा, मैं ईश्वर से सभी को सुरक्षित रखने की कामना करता हूं। हिमाचल के शिमला के खूबसूरत पहाड़ों से आए दिन तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ दरकने से 12 से ज्यादा घर जमींदोज हो चुके हैं। 50 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे घरों को खाली करवा लिया गया है, जिससे करीब 250 से ज्यादा लोगों की पहाड़ जैसी मुसीबतों से जूझ रहे हैं। आज हम शिमला के उन परिवारों का हाल जानेंगे, लेकिन पहले देखिए कि कहां कितने घरों पर घर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। पंद्रह अगस्त को 4 सेकंड में 6 से ज्यादा घर एक साथ भर-भरा कर गिर गए। शिमला के कृष्णानगर इलाके में इन घरों का मलबा नीचे बने स्लॉटर हाउस पर गिरा तो उसका भी नामो निशान मिट गया। और अब यहाँ करीब 50 से ज्यादा घरों के भी ऐसे ही जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है।
जिनमें से कुछ घरों का आधा से ज्यादा हिस्सा लटका हुआ है तो कुछ घरों की दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। कृष्णा नगर के उस अनसेफ जोन में इस वक्त हम हैं जो सरकार ने खाली करा दिया है, प्रशासन ने खाली करा दिया है। और घरों के हालात मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ये दीवार है और ये हालात आप इस दीवार के देख सकते हैं। इसी प्रकार के बड़े बड़े क्रैक्स, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी दरारें यहां पर तमाम घरों में आई हुई हैं। बड़ी बड़ी दरारें यहां पर हैं और तमाम घर यहां पे अनसेफ प्रशासन की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। लोगों को घरों से निकलने के निर्देश दिए गए हैं। अंबेडकर भवन में ठहराया गया, इसके अलावा सामुदायिक भवन में व्यवस्था की गई है। लेकिन इन घरों के हालात ऐसे हैं। वर्षों की मेहनत के बाद एक पाई तिनका इकट्ठा करके लोगों ने ये घर बनाए थे, ये आशियाना बनाए थे। लेकिन अब इन आशियाना की, इन घरों की हालात इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये पूरा जोन प्रशासन की तरफ से अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और सभी घरों को खाली यहां पर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ताले यहां घरों में लगे हुए हैं, ये ताले लगे हुए हैं। लेकिन घरों की हालात ये देखिए, ये दरारें सभी घरों में आ गई हैं। पूरे घर फट चुके हैं, दरारें फट चुके हैं और कभी भी यहां पर बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। ये देखिए इस घर के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और मकान जमींदोज ये हो सकते हैं। दरअसल जब नीचे से पेड़ गिरे, मकान गिरे, तो फिर ये देखिए ये हालात है। ये पूरा आंगन यहाँ फट चुका है। ये देखिए ये हालात यहाँ पर हैं। तमाम घरों के यही हालात हैं। पहाड़ पर बने घरों में आई मोटी मोटी दरारों का मतलब ये है कि इनकी बुनियाद खिसक चुकी है। और बुनियाद खिसकने का मतलब ये है कि पहाड़ का ये हिस्सा ही खिसक रहा है जो कभी भी इन घरों को साथ लेकर पिछली बार की तरह मलबे की शक्ल में नीचे आ गिरेगा। यहाँ कई मकान इस हाल में पहुंच चुके हैं कि कुछ देर की तेज बारिश से ही सब खत्म हो सकता है। वक्त ये बताएगा, लेकिन जैसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी अनुमान है कि आने वाले 21 तारीख के बाद प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में खतरे का साया लगातार इन लोगों के ऊपर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। लद्दाख स्थित कारगिल के द्रास में विस्फोट होने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ ही 9 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक स्क्रैप साइट के पास हुआ। घायलों को एसटीएच द्रास में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल एक स्क्रैप के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को एसटीएच द्रास में भर्ती करवाया गया है। चंद्रयान अब चांद से कुछ ही कदम दूर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद अब यह सीधे चांद की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके साथ ही भारत इतिहास रच देगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। अब चंद कदम दूर है चांद। खास है 23 अगस्त की शाम। इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। भारत का चंद्रयान मिशन तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन से प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हुआ। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जहां से चांद की सतह की दूरी कुछ ही किलोमीटर दूर रह गई है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद अब इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई है।
दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे किया जाएगा। लैंडर विक्रम की गति को धीमा करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया है। ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी, जिसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बाद शाम 23 अगस्त को करीब 5:47 पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराते ही इसरो इतिहास रच देगा। चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। क्योंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही कारण है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसका propulsion महीनों तक चांद की कक्षा में रहकर चांद के रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरकर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ये बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम गहलोत को राहत बरकरार। अंतरिम राहत को कोर्ट ने 16 सितंबर तक बढ़ाया। 21 अगस्त की सुनवाई में सीएम गहलोत पेश होंगे। वीसी के जरिए सीएम गहलोत पेश होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि का ये पूरा मामला है। तो वीसी के जरिए इसमें 21 अगस्त को गहलोत पेश होंगे कोर्ट में और अभी अंतरिम राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, लेकिन 21 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि बताया यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 21 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कोर्ट में होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा यह मामला है और वो अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में गए थे और उसी से जुड़े हुए मामले में सुनवाई शुरू हुई। अब 21 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के भेमई गांव की दीपिका अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर समुदाय विशेष के प्रेमी के साथ कुवैत भाग गई। इधर 1.5 महीने बाद अब दीपिका का लगभग 5 मिनट का एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डूंगरपुर की दीपिका खुद को नजीरा बता रही है। वहीं वीडियो में इस्लाम कबूलने का भी जिक्र किया है। दीपिका ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ससुराल के लोगों पर टॉर्चर करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पति और उसके परिवार के लोगों को पता होने के बाद भी उसे मदद नहीं करने की बात कही है। तो 10 जुलाई को घर से निकली थी 2 बच्चों की मां दीपिका और इसने वहां कुवैत पहुंचकर टिकटॉक का वीडियो बनाया। साथ ही अपने पति, अपने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए। डूंगरपुर की दीपिका डूंगरपुर की रहने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नज़ीरा मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो
मैं क्या ही बताऊं, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना। और इसी खबर पर जयेश हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ गए। जयेश, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि ये जो महिला है ये कुवैत पहुंची है, वहां से इसने वीडियो जारी किया है। क्या कहना है पुलिस का और क्या कहना है इसके परिवार वालों का? देखिए, आसिफ, डूंगरपुर जिले के बेमे गांव निवासी दीपिका पाटीदार 10 जुलाई को बीमार होने की बात कहते हुए गुजरात गई थी इलाज करवाने के लिए, और उसका पति जो है वो मुंबई में चाय की दुकान करता है। दीपिका ने अपने पति को बीमारी की बात कही थी और उसके बाद में गुजरात जाकर वो 3 दिन तक वापस नहीं लौटी, और चौथे दिन ये खुलासा हुआ जब उसका एक बुरके में फोटो वायरल हुआ। उसके बाद खुलासा हुआ कि दीपिका जो है वो एक समुदाय विशेष के युवक के साथ में दुबई के रास्ते कुवैत चली गई है। इसके बाद में जो है परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें ये भी आरोप लगाया था दीपिका के ऊपर। दीपिका 15 तोला सोने के जेवर और करीब 2.25 लाख रुपए कैश लेकर घर से चली गई है, और साथ में जो बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, विभिन्न हिंदू संगठन के लोग भी एसपी ऑफिस पहुंचे थे, और ये आरोप लगाया था कि दीपिका का ब्रेन वॉश किया गया है और पूरा ये लव जिहाद का मामला है। ऐसे में इसके लव जिहाद के एंगल से जांच करते हुए दीपिका को वापस लाया जाए, इस प्रकार की मांग जो है वो चल रही थी। और आज इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लिया है जब दीपिका का करीब 5 मिनट का एक वीडियो जारी उसने टिकटॉक पर किया है, और उसमें उसने एक इस्लाम धर्म कबूल और अपना जो नाम है वो दीपिका से नजीरा सैयद करने की बात कबूली है। साथ ही उसने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पति पर भी सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने और पूरे परिवार पर अत्याचार के आरोप लगाए। आसिफ, जयेश, जो महिला कुवैत गई है उसके अपने परिवार वालों के साथ बातचीत हो रही है दीपिका की? क्या उसने अपने माता पिता को फोन किया? माता पिता का रिएक्शन सामने आया? बच्चों की क्या उम्र है उसकी? जयेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बताएं। जयेश, दीपिका ने क्या अपने माता पिता से बात की? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो मुकेश जो है दीपिका का पति और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इसके बाद में पुलिस ने इसकी जांच शुरू की थी और जांच में ये सामने आया था कि दीपिका की जो लोकेशन है वो देश से बाहर आ रही है। ऐसे में पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन पुलिस ने एक टीम जो है वो 2 दिन से गुजरात भेज रखी है। जो लड़का बताया जा रहा है दीपिका के प्रेमी है वो गुजरात का बताया जा रहा है, और उसके बैकग्राउंड की जांच के लिए एक टीम गुजरात गई हुई है। इस पूरे मामले पर पुलिस कोई भी जानकारी देने से मना कर रही है और किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस साझा नहीं कर रही है। वहीं जो परिजन है वो भी इस बात को लेकर के जो दीपिका से आखिरी बात उनकी 15 जुलाई तक हुई थी ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद दीपिका से उनका कोई संपर्क नहीं होना बताया जा रहा है। आसिफ, जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, स्वराज एनक्लेव में पानी की टंकी पर स्थानीय लोग चढ़ गए। टंकी के पास पाइपलाइन नहीं डाली जा रही, पाइपलाइन डलवाने की मांग को लेकर ये टंकी पर चढ़ गए। तो स्थानीय लोग पानी की टंकी पर जाकर चढ़ गए। इनका कहना है कि इनके यहां पर भी पाइपलाइन डाली जाए और इसी को लेकर ये टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीरें कोटा की स्वराज एनक्लेव में पानी की टंकी पर स्थानीय लोग चढ़ गए अपनी मांगे मनवाने के लिए। इनका कहना है कि इनके यहां पर ये पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है, लिहाजा ये पाइपलाइन डाली जाए। ये तस्वीरें कोटा से पाइपलाइन को लेकर ये पूरा बवाल यहां पर। स्वराज एनक्लेव के रहने वाले बाशिंदे हैं। टंकी पर चढ़े हुए हैं और बाकी के लोग इसी स्वराज एनक्लेव से जुड़े हुए लोग नीचे भी वहां पर उनका समर्थन कर रहे हैं
हिमांशु कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट है? कितने लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं? समझाइश के लिए कोई पहुंचा वहां पर? देखिए, आधा दर्जन लोग फिलहाल पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। स्वराज एनक्लेव कोटा का बोरखेड़ा इलाका है यहाँ की कॉलोनी, और फिलहाल इन लोगों की मांग यही है कि स्वराज एनक्लेव में पानी की टंकी बनाई गई है और यहीं की जो स्थानीय कॉलोनी है उसमें पानी की लाइन को नहीं डाला गया। यहाँ के लोगों को ही पानी, पीने के पानी से महरूम रहना पड़ेगा और जो आसपास की कॉलोनियां हैं उन्हें इस पानी की टंकी से पानी की सप्लाई दी जाएगी। इसी बात का विरोध है और इसी बात को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ने के साथ में बड़े पैमाने पर इस इलाके के लोग पानी की टंकी के नीचे जमा हो गए हैं। बाकायदा टेंट लगवा दिया गया है, खाने के लिए जो इंतजामात हैं वो कर दिए गए हैं, हलवाई को बुला लिया गया है। बड़े पैमाने पर एहतियातन पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है उसे भी यहाँ पर बुला लिया गया है, सिविल डिफेंस की टीम को भी बुला दिया गया है। पानी की टंकी के नीचे जाल लगा दिए गए हैं एहतियातन की किसी भी तरह का कोई जो हादसा है उसकी संभावना ना रहे। लेकिन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यहाँ पर कोई निगम का अधिकारी, न्यास का अधिकारी नहीं आ जाता, नगर विकास न्यास का, वो आश्वासन नहीं दे देता कि यहाँ पर पानी की लाइन बिछाई जाएगी, इस पानी की टंकी से उस इलाके को सप्लाई दी जाएगी, तब तक वो पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। इस तरह का मन बना चुके हैं और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर पानी की टंकी के नीचे ही अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू होने जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े पैमाने पर इलाके की तमाम महिलाएं मौजूद हैं, पुलिस का जाब्ता, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल लोग मन बना चुके हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर झुंझुनू से, श्रद्धानाथ टोडी महाविद्यालय में मासूम की मौत का मामला। अस्पताल में धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण। परिजनों ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। महाविद्यालय संचालक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे। पानी की टैंक में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें झुंझुनू से, श्रद्धानाथ टोडी महाविद्यालय में एक मासूम की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे, धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, महाविद्यालय संचालक पर। ये झुंझुनू की तस्वीरें। और कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए झुंझुनू से। कृष्ण, क्या है अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये गुडा में टोडी के पास टोडी गांव है, उसमें एक महाविद्यालय है, श्रद्धानाथ टोडी महाविद्यालय। उसमें जो है भोड़की गांव के मजदूर हैं, तो वो यहाँ काम के लिए आए हुए थे और उनके साथ उनका 4 वर्षीय बच्चा है वो आया था और वो जो महाविद्यालय में जो टैंक बना हुआ था पानी का, उसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। तो उसका जो शव है वो गुड्डा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ग्रामीण और जो परिजन है वो कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस है वो ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश कर रही है, मगर वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और गुड्डा अस्पताल परिसर में है वो ग्रामीणों का और परिजनों का धरना है वो जारी है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा शहर की सड़कों पर उतरी पुलिस की महिला शक्ति। महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम। मंचलों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन गरिमा शुरू किया गया है। आईजी संभागीय आयुक्त सिटी एसपी ने दिखाई महिला शक्ति की रैली को हरी झंडी। विमेन पावर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, मंचले थे, हमने सप्ताह भर में 250 मंचलों को गिरफ्तार किया और इस रैली के माध्यम से हम विमेन पावर को दर्शाना चाह रहे हैं। कोटा शहर में सर्वोच्च पद पे कार्यरत है संभागीय आयुक्त महोदया, महिला है, तमाम सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट, आरजेएस पहुंचे हैं, तो महिला कमजोर नहीं है, ये हम बताने का प्रयास इस रैली के माध्यम से कर रहे हैं और ये संदेश देने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व, छेड़खानी, अन्यथा कोई भी ऐसी चीज जो उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो कोटा शहर पुलिस पूरी शक्ति से कार्रवाई करेगी। आज सर नारी शक्ति के ऊपर मैसेज देने वाले हैं। जो लड़कियों के साथ अपराध होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, उसके बारे में बताने के लिए और देश को ये संदेश देने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये अपराध गलत होते हैं। सर बहुत लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार, सरकार बहुत अच्छी मुहिम चला रही है सर, उसी के लिए हम यहाँ पे आज शामिल हुए हैं। सर हम
लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और पुरुषों के समान है, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं कमजोरी है, उनकी गलतफहमी है। अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो ये आज नारी शक्ति का प्रदर्शन है हम लोगों का। और कोटा के बाद बीकानेर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ऑपरेशन गरिमा के तहत शक्ति टीम का फ्लैग मार्च कोटगेट, रानी बाजार, केएम रोड पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। ऑपरेशन गरिमा के तहत मनचलों की खैर नहीं। सीओ सदर शालिनी बजाज के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया है। कोटा और बीकानेर। और ये खबर भी बीकानेर से। ग्रामीणों ने विधायक का विरोध किया। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी मैया का लोगों ने विरोध किया। विधायक गिरधारी मैया को लोगों ने खरी खोटी सुनाई। ऊपनी गांव में सरकारी योजना का लोकार्पण करने पहुंचे थे विधायक। ग्रामीणों का आरोप है कि 100 रुपए का भी गांव में काम नहीं किया गया। गांव के साथ पूरी तरीके से विधायक ने भेदभाव किया है। तो एक गांव जिसका नाम ऊपनी बताया जा रहा है, वहां पर एक लोकार्पण के लिए विधायक महोदय पहुंचे थे। उसके बाद गांव वालों ने जमकर विधायक महोदय की क्लास ली। बताया जा रहा खूब खरी खोटी वहां पर खड़े हुए लोगों ने सुनाई। कहा कि उनके गांव में पिछले 5 सालों के अंदर 100 रुपए का काम नहीं किया विधायक ने। ये तस्वीरें बीकानेर के ऊपनी गांव की बताई जा रही हैं।